प्रोग्राम हम लोग मेज़बान अहमद इमरान खान हाजिर खिदमत है। ख़वातीनो हज़रात, खुदा ने जब फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो फरिश्तों ने अल्लाह से वजह पूछी। अल्लाह ने वजह बताई तो तमाम फरिश्ते बाजमात आदम के सामने सजदा रेज हो गए। सिर्फ एक को अपनी तजलील पर गुस्सा आया और वो था अज़ाज़ील नामी जिन, जिसने अपनी तजलील में मायूस होकर खुदा के खिलाफ सरकशी का ऐलान किया और उस सरकशी में उसने खुदा के खिलाफ क़यामत तक जंग अनाउंस कर दी। उस दिन अल्लाह ने उस जिन को, जिसका नाम अज़ाज़ील था, इब्लीस का टाइटल दिया, जिसके मानी है इंतहाई मायूस। और उसी दिन अल्लाह ने इंसानों को जो नाशुक्रे बने और मायूस हों, इब्लीस के साथ ही दुनिया और आखिरत के अंदर शदीद किस्म के अजाब का सर्टिफिकेट परवाना थमा दिया। आज की कहानी एक ऐसे ही इब्लीस बाप की है जो लाहौर शादबाग का रिहायशी है। 50 साल इस बाप ने अपनी इब्लीसियत के अंदर क्या किया, ये आज के प्रोग्राम में हम आपके सामने रखेंगे। मोहम्मद खालिद जो पेशे का ताजिर है, आसूदा हाल है, जिसको अल्लाह ने 4 बच्चों से नवाजा, उसका पूरा खानदान था। मोहम्मद खालिद अक्सर व बेशतर हर चंद रोज बाद अपनी बीवी को अपनी फ्रस्ट्रेशन और महरूमियों के नतीजे के तौर पे मार के तशफ़ी महसूस करता था। 4 महीने पहले उसने बीवी को मार के घर से निकाल दिया और उस जालिम बाप ने 13 सितंबर 2015 को अपनी बेटी को किस बुरी तरह मारा और उस बच्ची के साथ क्या हुआ, आज के प्रोग्राम में ये हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये घर है मासूम अनीका खालिद की मक्तल का। इस घर में उसके बाप खालिद, 50 साल खालिद ने अपनी बेटी को बदतरीन तशद्दुद करके मार दिया रात के वक्त। खालिद के मोहल्लेदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपके ये पड़ोस में कब से रह रहे थे खालिद? ये तकरीबन 1.5-2 माह से। 1.5-2 माह से। घर में से कोई मार पीट की इस तरह की आवाज़ें पहले भी सुनाई देती थी? 1.5-2 माह के अंदर अच्छी कम्युनिकेशन हो जाती है गली मोहल्लों में? यही पता चला है कि ये पहले भी अपनी बीवी के साथ मार पिटाई वगैरह करता था और बीवी पर तशद्दुद करता था, लेकिन बच्चों के मामले का इल्म नहीं था कि ये इस तरह हुआ है। और सुना बाद में ये तफसील से यही पता चला कि इसने इसी रात के टाइम को घर पे मारा बच्ची को, इधर ही घर के अंदर ही। शादबाग का मोहल्ला जिसमें खालिद को जिस प्रॉपर्टी डीलर ने मकान लेके दिया वो भी हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम क्या है? अरशद। अरशद, आपने मकान लेके दिया था ये? खालिद को आप कब से जानते हैं? खालिद को मैं नहीं जानता, मेरे पास मकान मालिक ने मुझे कहा था। ये एक और डीलर भाई है, उन्होंने ये बंदे को लेके आए, खालिद को रेफर किया। हाँ जी, रेफर किया। तो इस डीलिंग के दौरान खालिद से मुलाकात तो हो गई होगी आपकी? कोई आपको अंदाजा था कि ये तो पागल आदमी है? इस बंदे ने हमें बहुत परेशान किया था जब मकान लिया। परेशान किस चीज? छोटी छोटी बातों में बस अड़ जाना, बस ये पैसे नहीं देने, मालिक को बुलाओ, उसको बुलाओ, ये अंदर से फलानी चीज ना उतारो, ये ना करो, वो ना करो। इस प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले टीम हम लोग ने फैसला किया कि 13 साल बच्ची अनीका की वालिदा से मिला जाए। लिहाजा टीम हम लोग सबसे पहले अनीका के करीबी रिश्तेदार के घर पहुंची। वहां क्या हुआ आपको दिखाते हैं। अनीका खालिद की वालिदा इस इंसिडेंट के बाद से अपना घर छोड़ के अपने करीबी अजीज के घर रह रही हैं। बेटा अम्मी को बुलाना। और यकीनन एक माँ के लिए इससे बड़ी क़यामत सूरा क्या होगी कि उसकी बेटी को इस बुरे तरीके से वहशियाना तशद्दुद के बाद हलाक कर दिया गया। अनीका की वालिदा से मिलना, उनसे बात करना, उनके जज्बात को समझना, उनके गम, उनके दुख, उनकी तकलीफ को आवाम के सामने और अरबाब इख्तियार के सामने रखना हमारी सहाफ़त का इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट ऑब्जेक्टिव है। अल्लाह करे ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो। शाहिद साहब को उधर रखने का। आपका नाम क्या है? आप हुक्म करें, क्या करना? वो अनीका की वालिदा से हमें उधर चले जाए, थाने के सामने कह रहे हैं। वो इधर आएंगे।
आए आपको दिखा रहे हैं। नहीं, इसमें आपका नाम क्या बताया आपने? मेरे नाम को आप छोड़े, मेरे से आप बात करें, सीधी सीधी जो बात करनी चाहते हैं छोड़े, आप हुक्म करें क्या कहना। नहीं, हमारी तो कोई लड़ाई ही नहीं है। नहीं तो मेरी आपसे नाराजगी हो जाएगी ना इस बात पे। आप मुझे हुक्म करें, जैसे कहते हैं मैं आपको गाइड करता हूँ, खत्म हो गई बात। खान साहब सिंपल, हमने अनीका वालदा से मिलो, बहन से मिलो, जाओ अपना इस्लामपुर थाने के सामने रहते हैं, वहाँ बैठे हैं, बात करेंगे। आप अनीका के मामू हैं, न रिश्तेदार मामू, न हैं? ताया, न चाचा। अनीका के वालिद को तो जानते ही होंगे। मैं नहीं जानता किसी को, वालिदा को भी नहीं मैं जानते? नहीं जानता। आप वो इतने किसी- गुस्से में क्यों हैं? मैं इस बात में गुस्से में हूँ कि आप नजायज मतलब के यहाँ पर आए मेरे पास। जिसने भी आपको गाइड किया, मिस गाइड किया, मैं उस बंदे को ट्रेस कर रहा हूँ कि वो बार बार मतलब ये मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहा है। ये जो कुछ भी है ना, वो हकीकत तो किसी को भी नहीं पता क्या है। वो गलत मिस गाइड कर रहा है। वो पीछे उसके वो रहते हैं, सारी नाम के हैं, मामू बैठे हैं, पूछे उनसे, ये पीछे गली। ये साहब जो अपना नाम नदीम बताते हैं, लेकिन अनीका के वालिद से अपना रिश्ता छुपा रहे थे। उन्होंने अपने घर में अनीका की वालिदा और उसकी बहन की मौजूदगी से इनकार कर दिया और हमें अनीका के मामू के घर भेज दिया। आगे क्या हुआ आप ये भी देख लीजिए। नासिर भाई, हमें थोड़ी सी हमारे साथ ताउन कीजिए। हम अनीका की वालिदा से बात करना चाह रहे हैं। जो जुल्म उनके साथ हुआ है वो सिर्फ उनका ही नहीं है, पूरे मुल्क का है, पूरे मुल्क का, और वो बड़ा तकलीफ दे वो है। तो उसमें क्या कहते हैं, जरा थोड़ा सा टाइम निकालें, हमें जरा उनके घर ले चलिए। अनीका के मामू नदीम का घर ये है और अनीका के छोटे मामू नासिर खान से मुलाकात हुई, जिन्होंने यकीन दहानी कराई कि वो हमें अनीका के ताया के घर लेके जाएंगे, जहां पे अनीका की वालदा 2-3 दिनों से, जब से उसके वालिद का पता लगा है कि उसने अपनी बेटी को कत्ल किया, वालदा वहीं पे मुकीम है। अनीका की वालदा से मिलना होगा। भाई वो इधर नहीं है, जिधर आप लोग नजर पे देखो ना, वो इधर है, उधर नहीं है। अनीका के मामू साथ आए हैं, नासिर साहब, वो वो इधर नहीं है भाई, वो इधर नहीं है इस टाइम, वो इधर नहीं है, वो चली गई हुई। ठीक है, किधर गई? वो उधर दूसरे घर गई हुई है। दूसरा घर किसका है? भाई आपको पता है ना, शनाज की तरफ होगी। हाँ जी, इधर नहीं है, उधर। हाँ जी, कब गए यहाँ से? वो सुबह की गई है। आज सुबह चले हाँ गए? जी, अच्छा, तो बता के नहीं कि कोई वजह पुलिस नहीं, उन्होंने बुलाया था, किसने? भाई ने बुलाया था, उनके बड़े भाई ने। बड़े भाई यानी कि खालिद के बड़े भाई हो गए? नहीं नहीं, नायला के बड़े भाई ने घर बुलाया था उन्हें, वो इसलिए गई। नायला के बड़े भाई यानी अनीका के मामू ने? जी, वो आपके भाई हैं बड़े? तो मुझे नासिर साहब, मुझे थोड़ा सा हैरान सा मैं हुआ हूँ कि इतना बड़ा सान्या आपके ख़ानदान में, आपकी फैमिली में, आपकी भांजी के साथ हुआ, तो ये फैमिली कनेक्टिविटी तो बड़ी स्ट्रांग हो जाती है ऐसी सूरत हाल में। नहीं, मगर वो नहीं थी हमारी, उनके साथ इतनी नहीं थी हमने। उसकी तो क्या वजह थी? वो यही वजह है कि वो अच्छा नहीं समझता था हमें उसके घर मिलने आए। जी हाँ। नहीं, लेकिन वो ज्यादा बहन के साथ तो मोहब्बत आपकी थी ना? बहन जी, आपसे बहन भाई जी, की मोहब्बत, इसका जी, कौन मगर वो इनकारी होगा? कोई हमने उसके क्या कहते हैं घर जाने की जब भी कोशिश की है, उसे वो नहीं, मारता था। अब जब अनीका का कत्ल हुआ, उसके बाद से बाप और भाई उसका गिरफ्तार हो गया अनीका जी। का, तो बहन का वो अब कहाँ पे बताया उन्होंने? ये हमें तो यही पता था यहाँ पे रह रही है। अब वो उस घर में से सामान वगैरह नहीं, उठाना। उन्होंने जो बताया अभी घर हाँ, में, वो ये साथ ही है, कौन उनकी है? बहन खालिद की, खालिद उधर की गई हुई है। बहन? खालिद की बहन? जी, सही। तो वो यहाँ से कितनी दूर है? थोड़ा सा दूर है। चले वहाँ चले फिर। हाँ, उधर दिखा दो। अनीका की वालदा, जो कि जिनको कुछ महीने पहले उसके बाप ने घर से निकाल दिया था, कृष्ण नगर के अंदर हम उनके रिश्तेदारों के घर, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर कनेक्ट करते जा रहे हैं। 3 घरों में हम जा चुके हैं और अब हम चौथे घर में अनीका के मामू नासिर खान हमें लेके जा रहे हैं। नासिर खान हमें उस घर में ले आए हैं जहाँ पे नदीम नामी शख्स हमें मिला और जो बहुत हाइपर हुआ था जब हम उसके घर गए। अब दोबारा नासिर खान लाए, लेट्स सी व्हाट कम्स आउट।
नाज़रीन, इस कहानी में अजीबोगरीब चीज़ ये है कि मशरकी औरत जो पाकिस्तान, जो कि मशरक की नुमाइंदगी करती है, जो कि तहजीब और रिवायात के अंदर दिखाई देती है, वो आज भी सोसाइटी के अंदर जिंदा है। नायला, जिसने खालिद का जुल्म और सितम सहा, जिसने खालिद के हाथों अपनी एक बेटी गंवा दी, वो अभी भी खालिद के बहन भाइयों के मुताबिक ही इस केस को डील कर रही है। और खालिद के बहन भाई नहीं चाहते कि वो उसकी माँ स्क्रीन पे आए, कैमरे के सामने आए और खालिद यानी कि उनके भाई के बारे में को ऐसा इंकशाफ करे। ये वो घर है जहाँ पे हम सबसे पहले आए थे। ये नायला की नंद का घर है, यानी जो बच्ची कत्ल हुई उसके फुप्पो का घर है। लेकिन उसके फुप्पा ने हमें ये कह के कहीं और भेज दिया, डाइवर्ट कर दिया कि वो यहाँ पे नहीं है। ये गुत्थी जो अब ख़ानदानी मसले की तरफ निशानदेही कर रही है, इसको सुलझाने के लिए अब हमारे पास पुलिस से ज़्यादा मौसर सोर्स कोई नहीं है जो शायद इन उलझी हुई चीज़ों को कुछ हद तक रिलीज़ करे। मेरे सवाल का जवाब दे, तू को फिल्म नहीं तेरी रिलीज हो रही, समझ आई तुझे? मुझे अबू ने कहा था कि जाके इसको मार। पहले प्रोग्राम बनाया, इसके वीज़ो कारबनी के हम एहतजाज करते हैं, लेकिन इसने खुद मना किया कि मुझे मेरी बेटी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप इसको दफन करें। पहले मुझे 1-2 मिनट इसको बंद कर दें, आपको मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। चौदह साल अनीका खालिद की गुमशुदगी का पर्चा शादबाग थाने में दर्ज कराया गया। ये FIR जिसकी मुद्दत उसके बाप खालिद ने खुद की। ये केस यहाँ से शुरू हुआ और पुलिस के रिकॉर्ड में आया। फिर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कैसे हुई और किन किन मराहिल पे से गुजरने के बाद खालिद बर्स्ट हुआ, रिवील हुआ और पता लगा कि वही अपनी बेटी का कातिल है। ये सारी कहानी सुनते हैं शादबाग थाना के इन्वेस्टिगेशन के हेड चौधरी रहमत साहब से। चौधरी साहब, 17 दिन गुजर गए, पता कैसे लगा आपको कि इस लड़की का कातिल इसका अपना बाप है? हमने जब पोस्टमार्टम के लिए एप्लीकेशन दी तो उसने हमने ये लिखा ले डॉक्टर साहब का को कि इसमें देखें कि बच्ची के साथ कोई ज्यादती वगैरह तो नहीं है। तो ले डॉक्टर ने बताया कि इसके साथ कोई ऐसी बात नहीं है। एक तो ये हमें जब हमने डेड बॉडी देखी थी तो वहाँ से ये समझ आ रही थी कि अगर कोई बंदा गैर इसको मारता, कोई जुल्म करता, तो फिर जो ऐसी साफ़ सुथरे कपड़ों में उसको ना फेंकता और इसके जख्म साफ ना होते और इसको कपड़ा ऐसे अच्छे तरीके से सर पे बापर्दा। ये तो कड़ियाँ से कड़ियाँ मिल रही थी ना, आखिरी कड़ी कैसे मिली जाके? आखिरी कड़ी जब हम वहाँ से फारग हुए, कफन दफन किया, तो कफन दफन के वक्त भी इन्होंने पहले प्रोग्राम बनाया इसके वीज़ो कारबनी के हम एहतजाज करते हैं, लेकिन इसने खुद मना किया कि मुझे मेरी बेटी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप इसको दफन करें। फिर इसके रिजो कारब जो रिश्तेदार थे उनसे भी पूछा कि ये घर में इसका कैसा माहौल है, इसकी वालदा कहाँ पे है, तो उनका 4 महीने से ये पहले इसी शोहर से लड़ाई झगड़ा करके वहाँ पे जा रही है। तो उसका लड़ाई झगड़े की वजह भी यही थी, मार कुटाई। अच्छा, ये तफ्तीश में आपने रिवील कर लिया कि ये फैंटी लगाता है घर में, सब घर में बच्चों को फैंटी लगाता है, बीवी को भी मारता था, बीवी को भी मारता था। उसके बाद हम जब मौके पे आए जहाँ पे जो किराए के रिहायश में, अभी हमारे पास तो 1.5 महीना से शादबाग के इलाके में आया, पहले सनत नगर का ये कुछ रिहायशी था। तो जो ये घर किराए वाला था, इसके इर्द गिर्द हम जब लोगों को इंटरोगेट किया तो किसी ने बताया हमें तो ये आज तक पता ही नहीं चला कि कोई अगवा भी हुई है बच्ची इधर से, ना किसी से इसने जिक्र किया, ना इसने अपनी बीवी को और ना किसी बहन भाई को, किसी को भी रिश्तेदार। खालिद के बच्चों को तफ्तीश कर चुके थे तब तक आप? नहीं, उस वक्त तक नहीं। जब मोहल्ले से हमने तफ्तीश स्टार्ट की तो कुछ लेडीज़ भी हमें मोहल्ले से मिली, हम शाही जो थी, उन्होंने भी बताया कि ये इसकी बच्ची को हमने देखा, उसको भी टार्चर किया हुआ, ज़रा उनसे मिलिए। तो फिर जब मैं बड़ी बेटी जो अरबाब खालिद है, जब इनके घर में गए तो ये पहले तो ये उसको मिलने से इनकार कर रहा था कि जी वो भी ठीक नहीं है, उसकी तबीयत अभी ना मिले, 2 दिन ठहर के मिल लेने। मैंने थोड़ी जिद की कि बेटी हमारी भी वो बेटी है, तो आप सामने ले आए, कोई बात नहीं, आपकी मौजूदगी में हम ज़रा उसको मिल लेते हैं। फिर ये सामने ले आया, उस वक्त तक इसकी वालदा भी साथ आ गई थी और ये भी मौजूद था साथ ही। तो बच्ची कोई ना मुनासिब तरीके से किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी और अपने बाप की तरफ बार बार देख रही थी, तो हमें वहाँ से भी कुछ शक गुजरा। फिर नेक्स्ट डेट हम गए जब, तो कुछ लोगों ने मोहल्ले से बताया कि आज ये छत पे 2-3 घंटे धूप में सोया है,
कपड़े उतार के एक निकर पहन के। उससे आपको क्या सेंस मिली? ये सारे जो वाकया थे इसमें हमें शक फिर गुजरा कि निकर पहन के सोने से क्या आपको शक? हमें ये समझ आ रही थी कि जब बंदा कोई जुर्म कर लेता है, कोई गलती कर लेता है, तो उसको शर्मिंदगी होती है, वो परेशान होता है कि मुझसे क्या हो गया, तो वो उसको नहीं समझ आती फिर मैं क्या फैसला करूँ। जिनको हमने बुलाया तो फिर मैंने घर से ही दोनों बाप बेटे को अलग-अलग कर लिया। फिर बाप को मैं लेके आया हूँ तो इसी कमरे में मैंने उसको तकरीबन 3.5-4 घंटे सवालात किए हैं टेक्निकल तरीके से, जो हालातों वाक़ मेरे सामने आए थे, लेकिन किसी सवाल का वो प्रॉपर जवाब नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद 3 घंटे के 4 घंटे के बाद फिर वो ब्रेक हो गया। क्या वजह थी बहन को मारने की? बहनों को मार के बड़ा मजा आता था, मर्द फील करते थे, ताकतवर महसूस करते थे। अबू ने उसको किसी गलती के ऊपर मार रहे थे अबू उसको। क्या गलती हो गई थी? मुझे तो बात का भी नहीं सही तरह पता। उन्होंने कहा जी कि कोई खाने का मसला था, कोई खाने पीने की कोई बात हुई थी, कोई इस तरह की। वो आगे से बदतमीजी कहीं उसने की है तो फिर अबू ने उसको मारा। अबू ने कभी तुम्हें भी मारा? हाँ जी, मैं आगे भी 2 दफ़ा घर छोड़ के चला जाता। अबू के गुस्से की वजह से वो मारते बहुत हैं, बात कुछ भी नहीं होती और वो बात को खींच के बहुत बड़ा कर देते हैं। कितने डंडे मारे तुमने? मैं आपको वही बता रहा था कि जब मैं अंदर कमरे में आया हूँ। मेरे सवाल का जवाब दे। तेरा यहाँ पे मैं तू को फिल्म नहीं तेरी रिलीज हो रही, समझ आई है तुझे गुस्सा किस चीज का आया था जिसपे तूने बहन को डंडे मारने शुरू किए? मैंने कोई उससे पर्सनल दुश्मनी थोड़ी निकाली है। मुझसे बात कर मुझसे। मुझे अबू ने कहा था कि जाके इसको मार। बहन को मार रहा था, अपनी सबसे छोटी बहन थी तेरी? हाँ जी। जानवर, तुझे तकलीफ नहीं हो रही थी जब तू मार रहा था? जब तुझे पता है बाप तेरा पागल है, तुझे भी मारता है, तेरी बाकी बहनों को भी मारता है। मैंने इसीलिए किया कि मैंने कहा चलो मैं 6-7 डंडे मार के इसकी जान छुड़वा लूंगा अबू से। तेरे मुंह पे शर्मिंदगी क्यों नहीं है? तू तो इस तरह खड़ा है जैसे पता नहीं तू ऑस्कर अवार्ड लेने के लिए जा रहा है अभी रेड कारपेट पे। गुस्सा तुझे किस चीज पे आया था? बाप ने कह दिया और तूने जाके उसको मारना शुरू कर दिया। रात को कितने बजे पता लगा कि वो मर गई है? तकरीबन 1:30 बजे। अबू ने उठाया मुझे आके। क्या कहा? तो वो कहते कि निका बोल नहीं रही, कुछ हिल भी नहीं रही वो। मैं उधर कमरे में गया हूँ, हमने कोशिश की कि वो बच जाए, उसको मुंह से भी पता लग गया कि मर गई। अब फिर उसके बाद अबू ने मुझे साइड पे बुलाया। अबू कह रहे इधर आ, मेरी बात सुन। घर में रोने लग गए सारे। मैं साइड पे गया हूँ तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर इसको इधर रखेंगे तो पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी और तुम सब रुल जाओगे। मोटरसाइकिल पे लेके गए थे, मैं चला रहा था तो अबू पीछे बैठे हुए थे। उसको बीच में बिठा लिया? बीच में पकड़ के बैठे। उसको बीच में पकड़े। फिर बाप ने कहा कि कहाँ जाना है या घर से पहले प्लान कर लिया था? नहीं, उन्होंने मुझे कहा तू मोटरसाइकिल निकाल तो मैं आता हूँ। फिर मैंने मोटरसाइकिल निकाली है। फिर उसके बाद उन्होंने बाप उठा के लाया गोद में? हाँ जी। ठीक है। मुझे उन्होंने पहले अंदर यही कहा था, कहते कि देखते हैं, कोशिश करते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं इसको। मैंने पहले उन्हें कहा था तो वो कहते कि अगर वहाँ लेके गए तो पुलिस पकड़ लेगी, मुद्दा बनेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन ये जिंदा नहीं है अब। हाँ। इन्होंने कहा कि जी तू तो अपना करके खा लेगा अगर मुझे पुलिस पकड़ के ले जाती है, लेकिन ये छोटे बहन भाइयों का कसूर है। अच्छा। फिर तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने कहा ये आपने पहले सोचना था। फिर आइडिया किसका था कि इसको मुर्दा खाने के बाहर फेंक? अबू का था। अनीका के कत्ल में मुलव्विस भाई अबूजर से बात के बाद इस कहानी के अहम किरदार अनीका के वालिद यानी खालिद से भी की गई गुफ्तगू आपको दिखाना बहुत जरूरी है, जिसने इंटरव्यू के शुरू में हम लोग के साथ बात करने से इनकार किया और अपनी बीमारी का बहाना बनाने लगा। बाद में इस शख्स ने हमारे साथ जो गुफ्तगू की, आइए आपको दिखाते हैं। बापों के लिए बेटियां रहमत होती हैं। तुम इतनी बड़ी जहमत अपनी ही बेटी के लिए कैसे बने? देखें बात भला क्या है, तहरीक क्या थी? कहाँ पे तुम्हें इतना गुस्सा आया? रोटी नहीं उसने बनाई, सालन नहीं सही बनाया, तुम्हारी बात नहीं मानी, तुम्हें जवाब नहीं दिया। बस वो थोड़ी सी बात मैंने कभी पूछी तो उसने थोड़ी सी तलखी में बात कर दी। क्या उसने तलखी में कहा कि मैं नहीं बात करती, जाओ दफा हो जाओ, मुझे निकाल दो, भाड़ में जाओ? देखिए बात भला क्या होती है, छोटी छोटी बातें। अब मकसद कहने का किसी वक्त कोई छोटी सी बात भी होती है वो बड़ी गलती हो जाती है। कोई इंसान को उसका गलत कोई मतलब या गलत तरीके से उसको हैंडल करता है तो वो मिस्टेक हो जाती है। क्या उसने मिस्टेक की थी जिस पर तुमने उसे डंडों से मारा? डंडों से तो बहरहाल वो क्या उस वक्त बस तुमने बेटे को कहा जाओ इसको मारो, ये बात नहीं सुनती। अनीका को जब तुमने सुलाया, तुम्हें पता कितने बजे लगा ये अब
इसकी रूह जिस्म से निकल गई है? वो बस बच्चों ने ही बताया कि ये इस वक्त। किस बच्चे ने बताया? ये बेटी ने ही बताया था कि ये इस तरह। बड़ी बेटी ने? अरबाब ने क्या कहा? उसने रोते हुए, नॉर्मल थी, रो रही थी कि ये अपना इसकी आंखें नहीं सही तरह हो रही तो इस वजह से। ठीक है, तुम उठे, फिर तुमने क्या किया? बस अब इसको आप प्लीज़ आप मुझे ना दोहराएं, मेरे आपकी मेहरबानी है, आपसे कोई इस बात को यहाँ से ना आप चेंज कर दें। जो बात है वो बता देना, बता दें बस। वो मकसद कहना क्या कि अब वो क्या तुमने उसको हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर का लेके गए, तुमने उसको देख जांच लिया कि अब रूह निकल गई है इसकी? हाँ बस वो हमने चेक किया, उसको ब्लड उसका दबा के भी थोड़ा बहुत हार्ट बीट, हाँ हार्ट बीट वगैरह, लेकिन वो रूह निकल गई। फिर तुमने क्या अबू जर को क्या साइड पे बुला के क्या कहा? बस वो उस वक्त जो जितनी जहन में थी कि बचत किस तरह हो सकती है और हम इसके लिए क्या हमारे लिए बेहतरी हो सकती है कि हम इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। के मकसद अच्छे तरीके से किसको सॉल्व कर सके? कि इस मसले को हम अपने अनीका के कत्ल को अपने आप को हम बचा लें, बचा के और इसको अच्छे तरीके से किस तरह कफन दफन खालिद एक कोहराम सा मचा होगा, माँ के बगैर घर, बच्चे रो रहे हैं, तुम्हें खुद रो रहा, तुम खुद रो रहे। 17 दिन तुमने फैमिली को किस तरह से फैमिली ने तुम्हें कंपाइल किए रखा? इस रात कहने का कि हमारा प्रोग्राम खुद था आने का। अच्छा। वो मेरे बहनोई को मैंने कहा था कि उनको वो जरा थोड़े से एक बहनोई को क्या कहा था? मैंने कहा जी इस तरह हम इस मसले को ना जाकर खुद बताएंगे। बताया कि कत्ल हो गया मुझसे, बहनोई ने क्या कहा? तो नहीं, उनसे बात हो गई थी कि हम तो फिर अगर तुमने जहन बना लिया था तो तफ्तीशी अफसर को, चौधरी रहमत को तुम्हें ब्रेक करने में 4 घंटे क्यों लगे? किस चीज में 4 घंटे को? तुम्हें ये मनवाने में कि तुमने कत्ल किया? नहीं, वो तो मकसद कहने का, इन्होंने जब मुझसे बात स्टार्ट की थी तो उन्होंने बात की इस तरह हुआ, मैंने कहा बिल्कुल हुआ है। चौधरी साहब आपने कहा 4 घंटे में ये बंदा ब्रेक हुआ, ये कह रहा मैं फौरी तौर पे मान शाम की नमाज के बाद आए, जब इनको लेके आए हैं उस वक्त से लेकर 10:30 बजे साहब ने फिर फाइनल किया, जब पता चला कि ये इसने मर्डर किया। कितना टाइम बनता है? ये तकरीबन 6:30 से लेके 10:30 बजे तक देख लो, 4 घंटे तकरीबन 3.5-4 घंटे तुम्हारे सामने बैठा है सरकारी पुलिस का अफसर। खैर उसके बाद फिर उसके बेटे को लहदा इंटरोगेट किया, इसको फिर लहदा कर दिया। उस वक्त से लेके आज तक हम दोनों को तुम्हारे सामने नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं मेरी बात सुन ले। तुमने करना था कर लिया, तो खुदा के लिए दिल नरम करो अपना। वही देखें, मेरी बात सुने। जब हम घर से आए हैं ना, उसके बाद अबूजर मेरे साथ है ना मैं अबूजर के साथ हूँ, सिर्फ घर से भी हम फासले से आए। उसके बाद से अब तक अबूजर से मुझसे कोई बात नहीं करने दी गई। तुम कह रहे हो मैं फौरन इनके पास चौधरी साहब तुम्हारे मुंह पे कह रहे हैं 4 घंटे बाद तुमने बताया। मेरी बात तो सुन ले। इनके साथ मेरे बहनोई की टेलीफोन पर भी बात हुई थी और हमारा प्रोग्राम इनके पास आने का था, तो हमने खुद इनसे करनी थी बात कि इसको जो है हमसे ये मिस्टेक, खालिद जो होना था सो हो गया। मुझे आखिर में सिर्फ ये बता दो कि इस वक्त तुम्हारे दिल की कैफियत क्या है? दिल की तुम्हारी आवाज क्या है? जमीर की आवाज क्या है? जमीर की आवाज यही है कि बच्चों की कमी जो है ना, वो चाहे 10 भी हो, अगर माँ बाप को अगर हमदर्दी है तो वो नहीं उसको भूल सकते, वो उनकी कमी कोई भी नहीं पूरी कर सकता। ये दिल की आवाज। कोई नदामत नहीं है? नदामत देखें, अगर कोई गैर दानिस्ता तौर पर अगर कोई वाकया हो जाए, कोई बंदा एक तो प्लान तैयार करता है ना कि मैंने ये काम करना है, आप कभी ये चीज़ चाहेंगे कि आप कुछ जिस चीज़ को खुद निखार रहे हैं, तरबियत दे रहे हैं और उसको खुद ही मकसद कहने का कि ख़त्म करने की कोशिश कभी भी नहीं करेंगे। ये कुदरत का भी निज़ाम होता है कि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने हमदर्दी भी पैदा की होती है। अगर तुम्हें ऑप्शन दी जाए कि अपने लिए जुर्म की सजा खुद ही तजवीज़ करो, क्या सजा दोगे अपने आप को? ये आप कर लें, मैं आपको ये, तुम अपने आप को सजा के मुस्तहिक नहीं, सजा जो जायज़ है वो जो क्या कहता है इसमें? देखें, कुरान तो यही कहता है कि मेरे ख्याल से कि कत्ल के बदले कत्ल है। तो फिर तो तुम्हें, हाँ, आप मार लें मुझे गोली। इस सारे मसले का ताल्लुक ना तालीम से है ना गुर्बत से, इसका ताल्लुक है तरबियत से। उस जुर्म पे पर्दा डालने के लिए उसने पूरा बाप का साथ दिया, जानबूझकर, सोच समझकर, तो उसको कानून के मुताबिक सजा मिलेगी।
नाज़रीन, क्या गुस्सा इंसानी ज़िंदगी और इंसान के अपने जहनी तवाज़ुन के लिए इतना ही ख़तरनाक होता है? और अगर गुस्सा आए तो किस तरह से आप उसको डील करें, ये जानने के लिए हम हाजिर हुए हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अमारा हाशमी साहबा के पास। अमारा, मुझे बताइए कि गुस्सा क्या चीज़ है और गुस्से को ऑपरेट करना, गुस्से को मैनेज करना किस तरह से मुमकिन बनाया जा सकता है? जिस तरह के इंसान ह्यूमन बीइंग में डिफरेंट इमोशंस होते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे प्यार, मोहब्बत और ममता और इस तरह के बहुत सारे जज्बात होते हैं, इसी तरह से गुस्सा भी एक इंसान का जज्बा है। उसको जिस तरह से आप मैनिफेस्ट करेंगे और जिस तरह से उसकी मैनेजमेंट होगी, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना प्रोडक्टिव है या कितना डिस्ट्रक्टिव है। ये बताइए कि जैसे मोहम्मद खालिद को गुस्सा आया, गुस्सा आता था तो वो अपनी बीवी को मारता था, वो अपने बच्चों को मारता था, बेटे बेटियों को मारता था। ये मारता क्यों है इंसान गुस्से में? क्योंकि देखें, जब हमारे यहाँ यूजुअली हम इंसान जब लर्न करता है किसी भी नई चीज़ को, तो वो 2-3 मेथड्स होते हैं। या तो वो देख के किसी को लर्न करता है, या तो वो खुद से अपनी सोच समझ और अपनी फिक्र से लर्न करता है, या तो वो किसी का कोई अपनी ज़िंदगी में उस पर कुछ बीतता है और फिर वो उससे एक नतीजा निकालता है। यही 2-3 तरीके हैं। तो यूजुअली हम जो अपनी इर्द गिर्द देखते हैं, जब एक खालिद जो नाम ले रहे हैं आप जिस बंदे का, वो भी एक वक्त में बच्चा होगा और हो सकता है उसने अपनी जिंदगी में लोगों को गुस्से में वायलेंस देखा हो, क्योंकि यहाँ पर तो आप बचपन का वायलेंस इस तरह भी डिपिक्ट कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि जब एक मर्द जो कि यूजुअली बाहर आप देखेंगे कि औरतें के मारने में वो भी वायलेंस करती है, बच्चों को मारती हैं जब वो बच्चे उनकी बात नहीं सुनते, और मर्द भी मारता है। औरत जिस तरह मारती है वो उस तरह मारती है जैसे घर में उसकी माँ ने उसको मारा होगा, और बाहर जो मर्द है वो चूंकि उसका सोसाइटी पूरी के साथ उसका बेयर कर रहा, एग्जैक्टली, तो उसका जो मारना है वो ज्यादा वायलेंट है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के हवाले से बात करने के लिए हम हाजिर हुए एसएसपी इन्वेस्टिगेशन राना अयाज सलीम साहब के पास। राना साहब, तो ये बताइए कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जो कि 17 दिनों के बाद जाके पुलिस ने रिवील किया कि कल्परेट कौन है, क्या इससे पहले भी हो सकता था? क्योंकि 17 दिन से तो यही कातिल बाप पुलिस को बेवकूफ़ बना रहा था। पुलिस का जो सबसे पहला कंसर्न ये होता है कि उसके जो लवाहकीन हैं उनको सेटिस्फाई किया जाए। अब बाप का, अपने ही बाप का अपनी बेटी को इस तरह तशद्दुद करके मार देना, और उसमें उसके बेटे का भी साथ होना और 100 घरेलू झगड़े हों, 100 इश्यूज हों, लेकिन इस तरह सोचा जाना शायद पहली सोच ये नहीं आती। ये जो उसकी लाश जब मिली थी तो पुलिस की मुद्दत में पर्चा हुआ था, ठीक, अनारकली थाने में, और जो बाप की तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ था वो अगवा का था। तो हमने अगवा को जहन में रख के उसको ढूंढना शुरू किया, लाश मिल गई, आइडेंटिफाई हो, ठीक। अब हमने खैर अल्हम्दुलिल्लाह उसको वर्कआउट कर लिया। वर्कआउट, मुझे ये बताइएगा कि वो कल्परेट जो साइको है, साइकोपैथ है, माशी तौर पे बेहतर है, उसका जो रवैया और बॉडी लैंग्वेज जो पुलिस के साथ रिलेशन, एक हवालाती का और पुलिस का रिलेशन होता है, वो रिलेशन नहीं है। वो रिलेशन बड़ा कंफर्टेबल सा है। वो कत्ल करने के बावजूद भी थाने के अंदर बुड़बुड़ाता फिरता है, ओपनली अथॉरिटीज़ को चैलेंज करता है, ना बात मानता है, बड़ा मिसबिहेव कर रहा है। उसकी क्या वजह? देखिए, वो है ही साइकोपैथ, और जिस बंदे ने अपनी औलाद को मार दिया, आप तो उसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एज फार एज उसका कंफर्ट लेवल इज कंसर्न, मेरे ख्याल में ये कंफर्ट लेवल नहीं है, इट इज ग्रॉस डिसकंफर्ट, पैनिक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि राना साहब, इस तरह के केसेस के अंदर अमूमन ये देखने में आया कि बाप कातिल हो या माँ कातिल हो या चाचा ताया को कातिल हो, तो फैमिली इंटरनली वो केस बड़ी जल्दी रिजॉल्व हो जाता है और वो कातिल बाहर आ जाता है। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक है लीगल क्वेश्चन। हमारे नुक्ता नज़र से, जो पुलिस का नुक्ता नज़र है, ये है कि इसमें मुद्दई उसी बंदे को होना चाहिए जो इस केस को इसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। ठीक, इस केस में मुद्दईयत का क्या होगा? इसमें मुद्दईयत अगवा के केस में तो ये खुद मुद्दई है, और जो लाश मिली थी उसके कत्ल के केस में
पुलिस में रही। तो हम कोशिश करेंगे कि लीगली हम इसको इस तरह रखें तो लीगल इसको सजा मिले। लीगल जर्नी का जो सारा का सारा दारोमदार है वो तो पुलिस की जिम्मेदारी। एग्जैक्टली हम इसको, मैंने यही अर्ज किया है कि प्रिंसिपली ये डिसाइड हुआ है कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और केस को हम इस तरह रखेंगे कि ये इसको सजा मिले। अबू जर जो 17 साल का एक नौजवान है, उसका मुस्तकबिल क्या है? उसने गलत काम किया, उसको भी उतनी सजा मिलेगी जितनी बिल्कुल जो कानून के मुताबिक है उसको वो सजा मिलनी चाहिए। वो बाशऊर था, अगर उसका बाप एक गलत काम कर रहा था, उसी की सिबलिंग को उसने तशद्दुद करने को कह रहा था और उस तशद्दुद की वजह से उसकी डेथ हो गई, उसके बाद उस जुर्म पे पर्दा डालने के लिए उसने पूरा बाप का साथ दिया, जानबूझकर, सोच समझकर, तो उसको कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। नाज़रीन, खालिद जो ये कहता है कि वो रोज़ाना कुरान पढ़ता है, एक रकू कुरान तर्जुमे के साथ, और उसने बताया कि जब उसकी बीवी की जो बदामालियाँ थी वो बढ़ती चली गईं तो वाहिद हल उसके पास रह गया सिर्फ सब्र का नतीजा ये निकला कि उसने अपनी 14 साल बेटी शदीद तशद्दुद के बाद कत्ल कर दी और उसके बाद उसकी लाश को सर्द खाने हॉस्पिटल के मुर्दा खाने के बाहर छोड़ आया। इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए हम हाजिर हुए हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर बिलाल कुतुब साहब। उनसे बात करते हैं और इस मर्ज को जानने की कोशिश करते हैं। बिलाल साहब, अपने आप को मुसलमान कहने वाला शख्स आपके ख्याल में इतना क्रॉनिक क्यों हो गया, जबकि दरिंदे चौपाहे इतने ज़्यादा सफाक नहीं होते और अपनी स्पीशी को नहीं मारते? खान साहब, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जानवर जो है उनमें अल्लाह ताला ने मुनाफिकत नहीं डाली, उनके अंदर जो इल्म डाला है ना वो उनकी हेरिटरी है। मसलन आप कभी भी किसी शेर को ये नहीं कह सकते कि वो घास खाए, बकरी को नहीं कह सकते कि वो गोश्त खाए। इंसान के पास ये खसूसियत है कि वो दोनों में से कोई भी चॉइस कर सकता है। यहाँ से जो दो नाम है बेटे के और बाप के, वो उसका नाम है अबू जर जो कि अबू जर गफारी से लिया, और इसका नाम है खालिद जो कि खालिद बिन वलीद से लिया। और फिर आपके सवाल में जवाब है कि कुरान पढ़ रहा है और उसके बाद बीवी की बुराई जो कि उसके ऊपर तोहमत हो सकती है उस पर कह रहा है कि मैं सब्र कर रहा हूं। मेरे ख्याल में यही इसका जवाब है कि आज मजहबी रुझान जो है वो मुनाफिकत के उस अरूज पे पहुंचा हुआ है कि जिस पे जुमला कहना जो है ना, मेरे ख्याल में वो भी कैद बन जाता है। इस सारे मसले का ताल्लुक ना तालीम से है ना गुर्बत से, इसका ताल्लुक है तरबियत से। अगर मैं ये कहूं कि कुरान तरबियत नहीं दे सका तो नामाकूल बात होगी। उसने कुरान की तरबियत में से, तालीम में से जो अक्स किया वो इंतहाई गैर मयारी था, और जो उसने जो इसमें से प्रोडक्ट निकाला, हाँ साहब, वो साइकोपैथ था। साइकोपैथ का कोई इलाज नहीं है, या वो मेडिकेशन पे जाएगा या ऐसे साइकोपैथ को हुकूमत जो है हुकूमती सतह पे एलिमिनेट करे कानून को नाफिज करके। बिलाल साहब, जब बाप को ये यकीन हो गया कि बेटी अब मर चुकी है तो उसने अपने बेटे के साथ, यानी उस लड़की के भाई के साथ मिलकर उसकी बॉडी को घर से लाए, वो बाइक पे उन्होंने रखा बीच में और म्यो हॉस्पिटल के बाहर रख गए। पुलिस ने हमें बताया कि जब हमें डेड बॉडी मिली तो उसके कपड़े साफ थे, पर्दे का बड़ा एहतमाम किया हुआ था, चेहरा और मुंह जो है उसका वो भी कवर किया हुआ था, स्कार्फ पहना हुआ। खान साहब, इससे बहुत बड़ी वाज़ेह बात नहीं होती कि हम इन चीज़ों को, जो एक्सटर्नल एग्जिबिशन है किसी भी रिलीजन की, हम इनको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर मैं यहाँ पे इस माशरे में ये जुमला कहूँ ना तो मेरे ख्याल में मुझे डर भी आएगा, खौफ भी आएगा, और इस वक्त भी मैं डर के खौफ से और आजिज़ी के साथ ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास ऑप्शन हो एक गरीब आदमी की ज़िंदगी बचाने के लिए और नमाज अव्वल वक्त में पढ़ने के लिए, तो मैं नमाज को तर्क करूँगा और उस आदमी की ज़िंदगी इसलिए बचाऊँगा क्योंकि अल्लाह ने अपने हकूक़ मुझे माफ़ करने हैं, लेकिन लोगों के हकूक़ अल्लाह ने माफ़ नहीं करने, वो लोगों ने माफ़ करने। खुदा ताला का इस पे हुक्म उतरा है हदीस में। खुदा ताला कहते हैं कि मुझे सबसे अच्छी जो इबादत लगती है वो लगती है लोगों को खाना खिलाना। इसमें मुसलमान होना कहाँ से ज़रूरी है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे मजबूत अमल कौन सा है? इस पे आपने कहा नमाज नहीं है, जिहाद नहीं है, कुछ नहीं है। कुरान पढ़ना भी तो उसमें शामिल होगा ना। आपने कहा लोगों की तौकीर करना, लोगों की इज्जत करना। हजरत मुझे आप बताइए, अब इसके लिए कोई ईसाई, मुसलमान, यहूदी या कोई और मजहब चाहिए आपको तौकीर करने के लिए? जो तौकीर करेगा अल्लाह ताला का रसूल क्या उसके ऊपर रहम नहीं करेगा? नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, मोहम्मद खालिद की कहानी आपने उसकी ज़बानी सुनी, यकीनन उसका रवैया देख के आपको दुख भी पहुंचा होगा। खालिद ने जिस तरह का लड़का इंडिविजुअल इस समाज को दिया, अबू जर, वो भी आपने मुलाहिजा किया। 17 साल लड़के को अपने बाप का हाथ बटाने में, अपनी बहन को तशद्दुद करने में ना तो उसके चेहरे के ऊपर कोई मलाल था, ना कोई नदामत और ना शर्मिंदगी।
हमारा समाज ऐसे इंडिविजुअल से भरा हुआ है और इसी तरह के इंडिविजुअल्स डिपिक्ट करते हैं ऐसी इमारतों में जो सही मानों में अक्कास हैं इस समाज के। आज समझ में आया कि आसमान ना टूटेगा और ज़मीन ना फटेगी, बल्कि खुदा का अजाब इसी तरह इंसान की सूरत मुनाफिक सोसाइटीज़ के अंदर आता रहेगा, जिससे हम, मैं और आप यानी हम लोग आजकल दो चार हैं। प्रोग्राम का फीडबैक देना मत भूलिएगा। मेज़बान अहमद इमरान खान को टीम हम लोग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।